बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार। तो रेगांव में नरेंद्र सिंह तोमर, खंडवा में प्रहलाद पटेल की जनसभा होगी। वहीं पूर्व सीएम उमा भारती पृथ्वीपुर में सभा करेंगी। कैलाश विजयवर्गीय, पंकज मुंडे की मांधाता में सभा होगी। तो आज केंद्रीय मंत्री जनसभाएं करेंगे। पूर्व सीएम उमा भारती पृथ्वीपुर में बागडोर संभालेंगी। तो रेगांव में नरेंद्र सिंह तोमर रहेंगे, पूर्व सीएम पृथ्वीपुर में रहेंगी। वहीं कैलाश विजयवर्गीय भी मांधाता में चुनावी सभा करेंगे। तो चुनाव से जुड़ी ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। पूर्व सीएम उमा भारती पृथ्वीपुर में जनसभाएं करेंगी। तमाम स्टार प्रचारक जो कि बीजेपी की लिस्ट में थे वो अब मैदान में नजर आएंगे, उपचुनाव क्षेत्रों में जाएंगे, वहां पर बागडोर संभालते हुए नजर आएंगे। तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रेगांव में रहेंगे। वहीं खंडवा में प्रहलाद पटेल जनसभा करेंगे। तो पूर्व सीएम उमा भारती पृथ्वीपुर में चुनाव प्रचार करेंगी और पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगी। तो तमाम दिग्गज, तमाम स्टार प्रचारक जो कि बीजेपी की सूची में थे वो जाएंगे और चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर ऋषि पांडे जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषि जी, उपचुनाव वाले क्षेत्रों में अब स्टार प्रचारक मोर्चा संभालेंगे, क्या कहेंगे इस पर, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, चुनाव प्रचार इस बार 27 तारीख को ही बंद हो जाएगा। पहले आमतौर पर जो चुनाव आयोग के जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद होता था, लेकिन इस बार 72 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो रहा है। तो चुनाव के लिए अब बहुत कम समय बचा है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है जी। और इस लिहाज से सभी पार्टियां अपना पूरा दमखम के साथ मैदान संभाल चुकी है। और चूंकि आज 23 तारीख हो गई है, 3 या 4 दिन का समय और है पार्टियों के पास काम करने के लिए। बीजेपी ने आज अपना पूरा फोकस चारों विधानसभा सीटों पर केंद्रित कर रखा है। उसके दोनों केंद्रीय मंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री, स्वयं मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष, तमाम लोग मैदान में हैं। कैलाश विजयवर्गीय और जो बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव जो मध्य प्रदेश का संगठन का काम देखती पंकजा मुंडे, वो जो भी कल से खंडवा संसदीय क्षेत्र में एक्टिव हैं। और प्रहलाद पटेल का जैसा नरेंद्र सिंह तोमर रेगांव में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। रेगांव में उन्होंने पृथ्वीपुर और रेगांव में 2 दिन का समय दिया है। पृथ्वीपुर में उमा भारती रहेंगी, क्योंकि पृथ्वीपुर बुंदेलखंड में आता है और टीकमगढ़ जिला उमा भारती पहले यहाँ से सांसद रही हैं, तो उमा भारती का खासा प्रभाव है उस क्षेत्र में। तो ये तमाम नेता जुट रहे हैं, अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, क्योंकि इन प्रकार अंतिम लक्ष्य चुनाव में सफलता हासिल करना है, सीटों पर अपना परचम लहराना है। तो इस लिहाज से ये अंतिम 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जी, खंडवा की बात की जाए अगर तो बेहद महत्वपूर्ण सीट है। 4 जनसभाएं वहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की होने वाली हैं। प्रहलाद पटेल भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। इसे किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, शिवराज सिंह चौहान जब से चुनाव डिक्लेयर नहीं हुए उसके पहले से खंडवा पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। और खंडवा चूंकि बहुत प्रतिष्ठापूर्ण सीट है, खंडवा पर बीजेपी का ज्यादा असर रहा है। नंद कुमार सिंह चौहान दिवंगत जो सांसद थे, वो 5 बार यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं और उन्हीं के निधन के कारण ये उपचुनाव की नौबत आ रही। तो खंडवा को फिर से जीतना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सीट की हार जीत से लोकसभा में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक साख का सवाल है। राजनीतिक दल एक साख पे चलता है, एक माहौल बनता है, इसके चुनाव परिणामों से उसकी लोकप्रियता का एक आकलन होता है। इस लिहाज से खंडवा को कोई भी पार्टी हल्के में नहीं ले रही, खासतौर पर बीजेपी, क्योंकि कांग्रेस का तो वहाँ पे कुछ था ही नहीं। तो कांग्रेस यदि वहाँ पे मजबूत होती तो कांग्रेस काफी कुछ गेन कर लेगी, लेकिन यदि बीजेपी लूज करती है सीट को तो बीजेपी को बहुत नुकसान होगा। और ये आने वाले विधानसभा चुनाव जो कि 2 साल बाद आज से नवंबर 23 में जो चुनाव होने हैं, उस तक पे इसका असर पड़ेगा। इसलिए बीजेपी ने अपना पूरा फोकस खंडवा पे केंद्रित करा हुआ है। मुख्यमंत्री चुनाव घोषित होने के बाद ही शायद 4था या 5वां उनका खंडवा क्षेत्र के लिए दौरा होगा और वे नियमित तौर पे और स्वयं खुद
वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक एक जो भी क्षेत्र में बीजेपी का नेता यदि कोई असंतुष्ट है तो स्वयं उससे बात भी कर रहे हैं। तो जो पर्दे के पीछे से और पर्दे के सामने से जितने प्रयास हो सकते हैं वो सारे प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि खंडवा को जीतकर लोकसभा में बीजेपी की जो संख्या है उसको बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती भी है। जी, क्या स्टार प्रचारकों की सक्रियता बीजेपी की जीत में मददगार बनेगी? क्यों नहीं बनेगी? स्टार प्रचारक होते ही इसलिए कि वो अपना चुनाव को अपने पार्टी के पक्ष में एक माहौल क्रिएट करे और उस माहौल का लाभ वोट के रूप में तब्दील हो। तो चुनाव, और क्योंकि बड़े नेता होते हैं, इनको इनके फॉलोअर्स होते हैं, इनको लोग देखना सुनना पसंद करते हैं, तो भीड़ भी इनकी तरफ जाती है। और फिर ये खासतौर पर जब से जातिवादी की राजनीति का उदय हो गया है तब से ये भी हो गया है कि जो नेता जिस समाज का होता है उस समाज से रिलेटेड बैठकों में भी जाता है, तो उस समाज के वोट को शिफ्ट करने की भी पूरी कोशिश करता है। तो स्टार प्रचारकों का स्टार प्रचारक बनाए इसी उद्देश्य से जाते हैं कि उस क्षेत्र के जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी समीकरण है उनको ध्यान में रखते हुए कौन कार्य में कितना उपयोगी होगा, कौन नेता कितना प्रभाव डाल सकता है, इस पूरी चीजों का आकलन करते हुए ही स्टार प्रचारकों का चयन होता है। और आज चूंकि स्टार प्रचारक को आखिरी के 3 दिनों में झोंकने का मकसद भी रहता है कि चुनाव प्रचार इस समय तक पूरे शबाब पे होता है, चुनाव पूरा एक गति पकड़ चुका होता है, तो इस समय पे आकर और किसी को भी वोटर को टर्न करना ज्यादा आसान होता है। इसके लिए स्टार प्रचारकों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जी, उधर कांग्रेस भी पूरी तैयारियों के साथ मैदान में है, इधर बीजेपी भी पूरे दमखम के साथ मैदान में है। किस तरीके से देखते हैं, क्या लगता है आपको किसका पल्ला भारी है? देखिए, पलड़ा भारी का जहाँ तक सवाल है, चारों सीटों का अलग अलग समीकरण है, क्योंकि 2 सीटें इसमें पहले बीजेपी के पास थी और 2 कांग्रेस के पास थी। खंडवा और रेगांव में बीजेपी, एक धन कुमार सिंह चौहान थे और दूसरे पे बागरी जी, जुगल किशोर बागरी, जिनका दोनों का निधन होने के कारण सीट रिक्त हुई। तो खंडवा लोकसभा हो गई, रेगांव विधानसभा। शेष जो 2 सीटें हैं जोबट और पृथ्वीपुर। जोबट में कांग्रेस की कलावती भूरिया थी और पृथ्वीपुर में विजय सिंह ठाकुर थे। तो इन दोनों का भी अभी कोरोना के कारण निधन हो गया था, तो इसके उपचुनाव हो रहे थे। दो सीटें तो पहले से ही पार्टियों के कब्जे की थी, उन 2 को रिटेन करना प्लस उसमें इजाफा करना। सबकी लड़ाई ये है कि पहले तो दोनों सीटें आ जाए ताकि साख बची रहे, और साख बढ़ाने के लिए कोई भी एक सीट एक्स्ट्रा जीतने की कोशिश होगी। तो बीजेपी और कांग्रेस, चूंकि कांग्रेस ने 18 महीने 2018 में जो सरकार बनाई थी और वो बीच में ही सरकार गिर गई और फिर बीजेपी को मौका मिल गया है, इस लिहाज से कांग्रेस को अपनी ताकत दिखाने के लिए 28 जो उपचुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को कोई खास सफलता हासिल नहीं हो पाई थी। मतलब उस लिहाज से कि सरकार वापस बना पाती तो उसको नहीं मिल पाई थी। तो इन उपचुनाव के जरिए कांग्रेस फिर से अपनी एक बार सक्रियता दिखाएगी और यह भी साबित करने की कोशिश करेगी प्रदेश के मतदाताओं के सामने कि वो अभी भी चुकी हुई नहीं है, अभी भी हारी हुई नहीं है। वही बीजेपी को चूंकि सत्ता में है, केंद्र में भी सत्ता में है, राज्य में भी सत्ता में है, और इन 2 चुनाव की कल को यदि बीजेपी दोनों सीटें लूज भी कर जाती है अपनी, तब भी बीजेपी की सेहत पे वैसा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा मैंने शुरू में कहा कि सवाल सिर्फ साख का है, साख बढ़ाने और साख बचाने का है। तो इस लिहाज से दोनों पार्टियां अपनी जो पुरजोर कोशिश जो कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ 2023 का लक्ष्य भी उनके सामने है कि उस समय तक एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाए, एक ऐसा जनमानस बन जाए जिससे कि वो उस चुनाव तक आते आते अपने आप को साबित कर सके कि जनता के असली रहनुमा वही है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ऋषि पांडे जी तमाम जानकारी के लिए। तो दोनों ही पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में है। आज बीजेपी की बात की जाए तो कई केंद्रीय मंत्री बीजेपी